कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ हमेशा आप लोगों के लिए। तो हम चैप्टर नंबर 6 पे आ गए हैं। चैप्टर नंबर 6 का नाम है एम्प्लॉयमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ये लॉन्ग वाली वीडियो है जिसमें हम रिवीजन करेंगे 2 चैप्टर्स की, एम्प्लॉयमेंट की और साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो इसको प्लीज़ ध्यान से सुन लेना, बिकॉज़ इसी के बेसिस पे जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों ने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको आइडिया थोड़ा सा हो गया होगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं में से पूछे जाते हैं, है ना। जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करे हैं और साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी दिए हैं। तो प्लीज़ मतलब इनको एक बार अच्छे से देख लेना। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लेना। 9464394052 नंबर है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है मेरे को मैसेज छोड़ देना, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और व्हाट्सएप ग्रुप तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अलॉन्ग विद इंस्टाग्राम, राइट। तो दोनों को फॉलो कर लें जाके। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके जाना, बिकॉज़ बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। अकाउंटेंसी भी है बाकी अभी हमारा, बिकॉज़ देखो हमारा साथ जो है ना वो अकाउंटेंसी तक ही नहीं है, विल कंटिन्यू टिल जब तक सांस चलेगी, राइट। तो हम शुरू करते हैं फटाफट से एम्प्लॉयमेंट। अब चैप्टर एम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो है सबसे पहला पार्ट कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा होता है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है? दोज एक्टिविटीज़ विच कंट्रीब्यूट टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मतलब वो सारा पार्ट जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का जीएनपी का मतलब पार्ट होता है, जिसमें हम जीएनपी में मतलब कंट्री की नेशनल इनकम में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। वर्कर्स क्या होते हैं? ऑल दोज हु आर एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वो सारे वर्कर्स वो सारे लोग जो किसी ना किसी तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड हैं इन वट एवर कैपेसिटी, हाई लो, चाहे हाई पोस्ट पे हैं चाहे लो पोस्ट पे हैं, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन सब बंदा कर रहा है, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलेंगे? वर्कर्स। सो इवन इफ सम ऑफ देम टेम्परली एब्सटेन फ्रॉम द वर्क ड्यू टू इलनेस। कई लोग होते हैं जो टेम्पररी बेसिस पे काम पे नहीं आ रहे हैं बिकॉज ऑफ इलनेस, बीमार हो गए, इंजरी हो गई, या कोई अदर फिजिकल डिसेबिलिटी है, बुरा वेदर है, फेस्टिवल्स हैं, या कुछ सोशल या रिलीजियस फंक्शन है घर पे, दे आर ऑल्सो वर्कर्स। वो भी वर्कर्स हैं। क्यों? क्योंकि वो टेम्पररी बेसिस पे काम पे नहीं आ रहे हैं, अदरवाइज दे आर परमानेंट वर्कर्स। सेकेंड, वर्कर्स ऑल्सो इंक्लूड ऑल दोज हु हेल्प द मेन वर्कर्स इन दीज एक्टिविटीज़। वर्कर्स वो भी होते हैं जो मेन वर्कर्स को हेल्प करते हैं, जैसे असिस्टेंट्स। जैसे वो मतलब मान लो एक मिस्त्री काम कर रहा है किसी घर को बनाने के लिए, तो जो लेबर है वो उसको असिस्ट कर रही है, ठीक। इवन इफ दे आर नॉट बीइंग पेड, चाहे उनको पेमेंट भी ना मिले, स्टिल दे आर कॉल्ड वर्कर्स। देन दोज हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड आर ऑल्सो वर्कर्स। जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो भी वर्कर्स की कैटेगरी में ही आते हैं। तो ये सारे जो तीनों पार्ट हैं, तीनों कैटेगरीज हैं, वर्कर्स की ही हैं। सो मेक श्योर। देन द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज़ मल्टीफेसेटेड। जो नेचर है एम्प्लॉयमेंट का इंडिया में, उसके मल्टी फेसेस हैं। कैसे? सम गेट एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द ईयर, कुछ को पूरा साल काम मिलता है, कुछ जो हैं वो कुछ महीनों के लिए एम्प्लॉयड होते हैं, कुछ महीने फिर वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। फिर मैनी वर्कर्स डो नॉट गेट फेयर वेजेस फॉर द वर्क। बहुत सारे वर्कर्स हैं जिनको फेयर वेजेस जो हैं नहीं मिलते उनके काम के लिए, राइट। सो ड्यूरिंग द ईयर 2017-18 इंडिया हैड about a 471 million strong workforce। 471 मिलियन, ठीक है। इतनी वर्कफोर्स जो है वो हमारे लोगों की 2017-18 में वर्किंग पॉपुलेशन। सो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट। अब सबसे पहले वर्कर पॉपुलेशन रेशो। वर्कर्स और पॉपुलेशन की जो रेशो है वो क्या होती है? देखो, वर्कर पॉपुलेशन रेशो जो है बेसिकली एक इंडिकेटर है दैट इज़ यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। जो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जो होती है ना कंट्री की, उसको एनालाइज करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। दिस रेशो इज़ हेल्पफुल इन नोइंग द प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ये जो रेशो है ये यूज़फुल है ये जानने में कि जो प्रपोर्शन है ना पॉपुलेशन का, दैट इज़ एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ कंट्री। कि कंट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन होगा, मतलब ये रेशो हमारे को हेल्प करती है ये जानने में कि कंट्री के अंदर जो एक्टिवली मतलब कितने लोग हैं जो एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोडक्शन में, गुड्स की और सर्विसेज की। मतलब कितना मतलब आप सिंपल सी ये चीज़ समझो कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कितने लोग जो हैं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, कि हर एक पर्सन का जो कंट्रीब्यूशन है दैट मैटर्स। अब वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो से हमें पता चलेगा। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। मतलब मान लो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं
वो 50 करोड़ है और हमारी कंट्री की पॉपुलेशन जो है 150 करोड़ है, तो कितने परसेंटेज हो जाएगी, जो वर्कर पॉपुलेशन रेशो कितनी हो जाएगी, 33.3%, मतलब 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज वर्किंग। देन वर्कर पॉपुलेशन रेशो इन इंडिया, अब जेंडर के बेसिस पे बात करें, मेन वुमेन और वर्कर पॉपुलेशन जो है वो ये टोटल आ जाएगा, ये रूरल एरियाज़ में और ये अर्बन एरियाज़ में, इन दोनों को प्लस करके एवरेज निकाला गया, एवरेज आया 52.1। फिर उसके बाद 17.5% वुमेन रूरल एरियाज़ में है और 14.2% वुमेन जो है वो अर्बन एरियाज़ में है, तो एवरेज बेसिस पे ये कितना होता है 16.5%। तो टोटल जो है 34.7% है और जो रूरल में है 35%, अर्बन में 33.9%। सो यहाँ पे इन्होंने वर्कर पॉपुलेशन जो निकाला है वो 35% निकाला। मैंने एक रफ सा एस्टिमेट दिया था कि 33% या 33 1/3 जो है वो टोटल होगा, राइट। देन इन अर्बन एरियाज़ द रेशो इज़ अबाउट 34, जो रेशो है वो 34% है। अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में यही रेशो जो है वो 35%। इट मीन्स मोर पीपल इन रूरल एरियाज़ वर्क एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। अब ज़्यादा लोग जो हैं वो रूरल एरियाज़ में काम करते हैं, ऐसा यहाँ से दिखता है, एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। क्यों? नंबर 1, पीपल इन रूरल एरियाज़ हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। जो लोग हैं ना अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। टू अर्न ए हायर इनकम, ज़्यादा बड़ी इनकम अर्न करने के लिए रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। एंड पार्टिसिपेट मोर इन द एम्प्लॉयमेंट मार्केट, और ये ज़्यादा किस में पार्टिसिपेट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट मार्केट में। सेकेंड, मैनी डू नॉट गो टू स्कूल्स, बहुत ज़्यादा स्कूल्स नहीं जाते हैं, कॉलेजेस नहीं जाते हैं, एंड अदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं जाते हैं। दे डिसकंटिन्यू इन द मिडल टू ज्वाइन द वर्कफोर्स, और वो लोग जो है ना वो मतलब ड्यूरिंग देयर स्टडी पढ़ाई छोड़ के काम पे आ जाते हैं। देन वेयर एज इन अर्बन एरियाज ए कंसिडरेबल सेक्शन इज एबल टू स्टडी, बड़ा सेक्शन जो है अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो वर्किंग में है, वो काम कर रहा है, मतलब काम करता है नो डाउट, लेकिन पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करता है अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाके। देन अर्बन पीपल हैव ए वैरायटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, अब अर्बन लोगों के पास जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन कंपेरिजन टू रूरल एरियाज़ ज़्यादा होती हैं। दे लुक फॉर अप्रोप्रिएट जॉब टू सूट देयर क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स, वो अप्रोप्रिएट जॉब जो है वो ढूंढते हैं जो उनकी क्वालिफिकेशन से और उनकी स्किल से जो है वो मैच कर जाए। देन इन रूरल एरियाज़ पीपल कैन नॉट स्टे एट होम, लोग घरों पे नहीं रहते हैं, एज देयर इकोनॉमिक कंडीशंस मे नॉट अलाउ देम टू डू सो, जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस है ना वो उनको अलाउ नहीं करती हैं कि वो काम पे जाएं। कंपेयर टू अर्बन वुमेन, मोर रूरल वुमेन आर फाउंड वर्किंग बिकॉज इट इज़ कॉमन to find that where men are able to earn high incomes, families discourage female members from taking up the jobs। मतलब हम अगर अर्बन एरियाज़ के कंपैरिजन में रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे थॉट का थोड़ा सा क्लैश आता है, ठीक है, कि लोग जो हैं मतलब फैमिलीज़ जो हैं वो फीमेल्स के बाहर जाने पे, काम करने पे रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं। देन मेन वो आराम से बाहर जाके जॉब कर सकते हैं, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन फीमेल्स के लिए ये चीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं। देन मैनी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ डन बाय वुमेन, ज़्यादातर घर के काम औरतें करती हैं, आर नॉट रिकग्नाइज्ड एज प्रोडक्टिव वर्क। ऐसे काम मतलब अगर सोचा जाए तो फीमेल सारा घर संभालती हैं, उनका काम जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है। बट इफ़ वी कंपेयर दिस टू द कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, ये मतलब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है कंसिडर नहीं किया जाता। दिस नैरो डेफिनेशन ऑफ वर्क लीड्स टू नॉन रिकग्निशन ऑफ वुमेन्स वर्क, मतलब ये जो नैरो कंसेप्ट है, नैरो माइंडसेट है, ये जो वुमेन का काम है ना उसको रिकग्निशन प्रोवाइड नहीं करता। एंड देयरफॉर टू द अंडर एस्टिमेशन ऑफ द नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स इन द कंट्री, कि जो औरतें जो हैं कंट्री के अंदर काम कर रही हैं उनको अंडर एस्टिमेट किया जाता है। सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स, देखो दो तरह के वर्कर्स होते हैं, एक सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपना छोटा मोटा काम करते हैं कोई, और हायर्ड वर्कर्स मतलब जिनको बाहर से हायर किया जाता है। तो सबसे पहले स्टेटस के बेसिस पे हम कैटेगराइज करेंगे। Helps in knowing the quality of employment in a country. Number 1, self-employed, workers who own and operate an enterprise to earn their livelihood, मतलब वर्कर्स वो जो ओन करते हैं, ऑपरेट करते हैं किसी एंटरप्राइज को ताकि वो अर्न कर सकें अपना लाइवलीहुड, आर नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड, उनको सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाता है। 52% जो है वर्क फोर्स इंडिया में इस कैटेगरी में बिलोंग करती है।
Then casual wage laborers. Such laborers are casually engaged in other farms and in return they get remuneration for the workforce done. मतलब वो दूसरों के फार्म्स पे जाके काम करते हैं डेली बेसिस पे, किसी दिन काम मिल गया किसी दिन नहीं मिला. ये रेगुलर वर्कर्स नहीं होते हैं, ये कैजुअल वेज लेबरर्स होते हैं. दे अकाउंट फॉर अबाउट 25% ऑफ इंडियाज़ वर्कफोर्स. ये इंडिया की टोटल वर्कफोर्स का 25% जो है वो हिस्सा है. देन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़. When a worker is engaged by someone or an enterprise and is paid for his or her wages on regular basis, they are known as regular salaried employees. मतलब ये लोग जो हैं रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं, इनको रेगुलर बेसिस पे सैलरी मिलती है क्योंकि इनकी जॉब्स रेगुलर हैं. तो ये टोटल जो है वो कितने परसेंट हो जाते हैं? 23%. तो 52% जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड, 25% जो है वो कैजुअल लेबरर्स और 23% जो है वो रेगुलर वर्कर्स. तो टोटल बन जाता है इनका 100%. सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर बोथ मेन एंड वुमेन एज दिस कैटेगरी अकाउंट्स फॉर मोर देन 50% ऑफ द वर्कफोर्स. ठीक है जी, कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो मेजर हिस्सा है कमाई करने का, घर चलाने का, चाहे वो मेन हो चाहे वुमेन हो. ठीक, क्योंकि ये मोर देन 50% जो वर्कफोर्स है उसको कवर कर रही हैं. सो कैजुअल वेज वर्क इज़ द सेकेंड मेजर सोर्स फॉर बोथ मेन एंड वुमेन. नेक्स्ट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया. जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो एक मेजर सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का कंट्री के अंदर. सो इन रूरल एरियाज नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर लिमिटेड. कंट्री के अंदर जो नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब जो एग्रीकल्चर के अलावा, वो लिमिटेड हैं. पीपल जनरली डू नॉट शो प्रेफरेंस फॉर एक्वायरिंग स्किल्स एंड ट्रेनिंग फॉर नॉन फार्म ऑक्यूपेशन. दूसरा, लोग इंटरेस्ट भी नहीं शो करते, प्रेफरेंस भी नहीं देते कि कोई स्किल जो है एक्वायर किया जाए ट्रेनिंग के थ्रू, मतलब अदर देन नॉन फार्म ऑक्यूपेशन. सो दे प्रेफर टू स्टे ऑन फैमिली फार्म्स. वो सिर्फ खेतों में ही फैमिली के रहना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं. एंड फील्स एज सेल्फ एम्प्लॉयड. यही रीज़न है कि हमारे कंट्री के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो 50% से ज़्यादा है. देन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ आर मोर इन अर्बन एरियाज दैन इन रूरल एरिया. जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, जो रेगुलर बेसिस पे सैलरीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, वो अर्बन एरियाज़ के कंपैरिजन, अर्बन एरियाज़ में इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज़ ज़्यादा है. एवरीवन कैन नॉट रन फैक्ट्रीज. हर एक बंदा फैक्ट्रीज रन नहीं कर सकता, दुकानें रन नहीं कर सकता, ऑफिसेज रन नहीं कर सकता. Moreover, enterprises in urban areas require workers on regular basis. जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी रेगुलर बेसिस पे वर्कर्स जो हैं वो चाहिए होते हैं. Employment in farms, factories and offices. Generally, we divide all economic activities into 8 different industrial divisions. वो कौन कौन सी? Number 1 agriculture, Number 2 mining and quarrying, Number 3 manufacturing, Number 4 electricity, gas, water supply, 5th construction, 6th ट्रेड, 7th ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज एंड 8th जो है वो अपना क्या आ जाएगा? सर्विसेज. सो ए प्राइमरी सेक्टर विच इंक्लूड्स 1 and 2. एग्रीकल्चर और माइनिंग जो है वो किस में आ जाएगा? प्राइमरी में. उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर जो है उसमें 3, 4, 5 इंक्लूड करा जाएगा, सेकेंडरी या मैन्युफैक्चरिंग. फिर उसके बाद सर्विस सेक्टर जो है वो 6, 7, 8 जो है उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा. दिस इज सर्विस सेक्टर. ठीक है, ये सेकेंडरी हो गया, इसको हम एम लिख देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग. तो ये सारा कुछ जो है हमारा है. अब डिवीज़न देख लेते हैं परसेंटेज वाइज. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री 2017-18. अब रेजिडेंस, प्लेस ऑफ रेजिडेंस अर्बन है या रूरल है, जेंडर बेसिस पे मेन, वुमेन, फीमेल, टोटल. तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर में अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो 59.8%, अर्बन में 6.6%. मेन है इसमें 40.7%, फीमेल है 57.1%. तो टोटल निकल के आता है एवरेज 44.6% प्राइमरी सेक्टर में है. सेकेंडरी सेक्टर की बात करी जाए तो 20.4% रूरल एरियाज़, अर्बन एरियाज़ में 34.3%, मेन है 26.5%, फीमेल 17.7%, एवरेज 24.4% इन्वॉल्व इन सेकेंडरी, बीट रूरल एरियाज़, बीट अर्बन एरियाज़, बीट मेन, बीट वेमेन. देन टर्शरी सेक्टर, इसमें 19.8% रूरल एरियाज़, 59.1% अर्बन एरियाज़. जो मेल्स हैं 32.8%, फीमेल्स हैं 25.2%, एवरेज 31%. तो टोटल की बन जाता है हमारा 100%. नेक्स्ट, द प्राइमरी सेक्टर इज़ द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स इन इंडिया. जो प्राइमरी सेक्टर है ना वो मेन सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का ज़्यादातर वर्कर्स के लिए इंडिया में. देन द सेकेंडरी सेक्टर प्रोवाइड्स
एम्प्लॉयमेंट टू ओनली अबाउट 24% ऑफ द वर्कफोर्स, की सिर्फ 24% वर्कफोर्स हैं जिनको सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड है। देन अबाउट 31% ऑफ द वर्कर्स आर इन द सर्विस सेक्टर, 31% वर्कर्स जो हैं वो सर्विस सेक्टर में हैं। सो द अबव टेबल ऑल्सो शोज दैट अबाउट 60% ऑफ द वर्क फोर्स इन रूरल इंडिया डिपेंड्स ऑन प्राइमरी सेक्टर। 60% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चरल या प्राइमरी पॉपुलेशन है जो रूरल एरियाज़ में रिसाइड करती है। 20% ऑफ द रूरल वर्कर्स आर वर्किंग इन सेकेंडरी सेक्टर, सिर्फ 20% जो है वर्कर्स रूरल एरियाज़ को छोड़ के फैक्ट्रीज़ की तरफ मूव करते हैं। देन न्यूली एमर्जिंग जॉब्स आर फाउंड मोस्टली इन द सर्विस सेक्टर, जो न्यूली एमर्जिंग जॉब्स हैं ज़्यादातर सर्विस सेक्टर में ही पाई जाती हैं। देन अबाउट 60% ऑफ द अर्बन वर्कफोर्स, जो 60% अर्बन वर्कफोर्स है वो सर्विस सेक्टर में है। और वुमेन वर्कर्स जो हैं वो कॉन्सेंट्रेट करती हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है कहाँ पे, प्राइमरी सेक्टर में। यू कैन सी 57.1% जो औरतें हैं, फीमेल्स हैं, वो एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व रहना चाहती हैं। ठीक, अब ये ग्राफ है, ठीक है, इसको हम यहाँ से समझते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड 1950 टू 2010 द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया ग्रीव पॉजिटिवली। 1950 से लेके 2010 तक जो हमारी इंडिया की जीडीपी है ना वो इंक्रीज़ हुई है पॉजिटिवली एंड वॉज हायर दैन द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। However, there was always fluctuation in the growth of GDP, लेकिन ग्रोथ जो है उसमें फ्लक्चुएशंस तो हर बार नोटिस किया गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड जो एम्प्लॉयमेंट ग्रू करी है वो 2% से भी कम पे ग्रो करी है। सो इन द लेट 90s एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग एंड रीच्ड द लेवल ऑफ ग्रोथ दैट इंडिया हैड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लानिंग, कि जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है ना वो कम होना शुरू हुई और वो उस लेवल तक रीच कर गई दैट ग्रोथ दैट इंडिया हैड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लानिंग, कि जो अर्ली स्टेज थे हमारे प्लानिंग के वहाँ पर। देन ड्यूरिंग दीज ईयर्स वी ऑल्सो फाइंड अ वाइडनिंग गैप बिटवीन द ग्रोथ ऑफ GDP एंड एम्प्लॉयमेंट, कि इन्हीं टाइम पीरियड के अंदर जो है हमने एक गैप जो है वो ऑब्जर्व किया इन द ग्रोथ ऑफ GDP एंड एम्प्लॉयमेंट। दिस मीन्स दैट द इंडियन इकोनॉमी विदाउट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट वी हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए बिना हमने जो गुड्स और सर्विसेज है उसकी प्रोडक्शन में इंक्रीज़ देखा। अब इस फिनोमिना को कहा जाता है जॉबलेस ग्रोथ, मतलब ग्रोथ तो हो रही है, मतलब हमारी GDP बढ़ रही है, हमारी गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन बढ़ रही है, लेकिन हम ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे। दिस इज़ कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ। अब ट्रेंड क्या कहते हैं देख लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट पैटर्न सेक्टर वाइज अगर देखा जाए, आइटम्स 72, 73, 1983, 93, 94, 2011, 12 एंड 17, 18। अब प्राइमरी सेक्टर जो है उसमें 74.3% था इन द ईयर 1972-3, 83 में 68.6% हो गया, 1993-4 में 64%, 11-12 में 48.9% और 17-18 में 44.6%। एंड सेकेंडरी 10.9%, इनिशियली इट वॉज वेरी लेस, फिर 1983 में 11.5 हुआ, 93 में बढ़ा 16% हो गया, 2011-12 24.3, 17-18 जो है 24.4%। सर्विसेज भी ग्रो करा है 14% से 31% तक। स्टेटस की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़, कैजुअल वेज लेबरर्स। तो सेल्फ एम्प्लॉयड जो हैं 72 में 61.4 थे, 18 में जो हैं ये 52.2%, थोड़ा सा ही ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, थोड़ा ही फ़र्क पड़ा। और अगर हम बात करें रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ की, वो भी बढ़े हैं 15.4%, 72-73 में था, अब 22.8% हो गया है। कैजुअल वेज लेबरर्स जो है वो 23.2% थे, अब 25%, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। Then distribution of the workforce by the industrial sector shows a substantial shift from farm work to non-farm work, as I told you। और हमने ये सारे स्टैटिस्टिक्स पढ़े हैं, इनमें देखा है कि जो शिफ्ट है वो हुआ है फार्म वर्क से, मतलब खेतों से जो लोग हैं वो बाहर निकले हैं, जो वर्कर्स हैं वो फैक्ट्रीज़ की तरफ उन्होंने मूवमेंट करा है अपना। 1972 में 74% वर्कफोर्स एंगेज्ड थी प्राइमरी सेक्टर में, जो कि 45% रहेगी 17-18 में। ठीक,
The shares of secondary and service sectors have increased from 11 to 24% एंड सर्विस सेक्टर जो है वो 15 से 31% तक हो गया. सो ये एक मतलब सिग्नल्स हैं या साइंस हैं कि हमने शिफ्ट तो करा है. ठीक है. देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन डिफरेंट स्टेटस, अगर हम स्टेटस की बात करें, इंडिकेट्स दैट ओवर द लास्ट 5 डेकेड्स, अगर हम 50 साल की बात करें 72 से 18 तक, तो पीपल हैव मूव फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वेज सो सेल्फ एम्प्लॉयड से लोगों ने मूव करा है रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट से टू कैजुअल वेज वर्कर्स के. येट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूज टू बी द मेजर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर. ठीक है, अभी भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो मेजर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर बना हुआ है कंट्री के अंदर. स्कॉलर्स क्या कहते हैं, कॉल द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वेज वर्क नोटिस ड्यूरिंग 1972 टू 94 एज द कैजुअलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स. ठीक है जी. एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो मूव हुआ है टू रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वेज वर्कर्स. ये नोटिस किया गया है 22 साल में, इस टाइम में, जिसको बोला जाता है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स. फॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, all the public sector establishments and those private sector establishments which employ 10 hired workers or more are called formal sector establishments and those who work in such establishments are formal sector workers. ठीक, कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं या प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, ये 10 वर्कर्स जो हैं हायर करती हैं या उससे ज़्यादा, उसको बोला जाता है फॉर्मल सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट. एंड दोज हु वर्क इन सच एस्टेब्लिशमेंट, वो फॉर्मल सेक्टर्स जो हैं वर्कर्स होते हैं. इनफॉर्मल, ऑल अदर एंटरप्राइजेज एंड वर्कर्स वर्किंग इन दोज एंटरप्राइजेज आर इनफॉर्मल सेक्टर. इनफॉर्मल सेक्टर में क्या इंक्लूड होता है, मिलियंस ऑफ फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ओनर्स ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेज and people working in those enterprises as well as the self-employed who do not have any hired workers. It also includes all the non-farm casual wage laborers who work for more than one employer such as construction workers एंड हेड लोड वर्कर्स. ठीक है कि जो वर्कर्स हैं इनफॉर्मल सेक्टर्स में अगर इंक्लूड करे जाएँ तो मिलियंस ऑफ फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेस के ऑनर्स हैं, या वो लोग जो वर्किंग में हैं इन दोज एंटरप्राइजेस या सेल्फ एम्प्लॉयड वर्किंग में हैं हु डू नॉट हैव एनी हायर्ड वर्कर्स, जिनके पास हायर्ड वर्कर्स नहीं है, वो खुद ही कर रहे सारा कुछ. इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल नॉन फार्म कैजुअल लेबर who work for more than one employer such as construction workers and head load workers, right? So the percentage of people employed in the formal sectors in the country is only 6%. ठीक है जी. जो इनफॉर्मल सेक्टर है ना, सिर्फ और सिर्फ 6% लोग हैं जो फॉर्मल सेक्टर में हैं. 94% जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट है. अनएम्प्लॉयमेंट तो सिंपल है. देखो, वो लोग हु ओइंग टू लैक ऑफ वर्क, जिनके पास काम की कमी है या काम नहीं कर रहे हैं, बट इधर सीक वर्क, या तो काम को देख रहे हैं थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, वर्क ब्रोकर्स के थ्रू, दोस्तों के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू, या एप्लीकेशंस दे रहे हैं प्रेस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स के पास, अपनी इच्छा जता रहे हैं, विलिंगनेस कि हमने काम करना है या हम अवेलेबल हैं फॉर वर्क अंडर द प्रिविलिंग कंडीशंस ऑफ वर्क एंड रेम्यूनरेशंस, कि जो रेट चल रहा है, जो कंडीशंस होंगी हम काम करने के लिए रेडी हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है. इट इज़ कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट. अब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पे काम करने वाले लोगों की ज़रूरत कम है लेकिन वहाँ पे काम करने के लिए लोग ज़्यादा लगे हुए हैं, ऐसी एम्प्लॉयमेंट को कहा जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. और ये इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट है ज़्यादातर मिलती है रूरल एरियाज़ में, जहाँ पे फार्म्स होते हैं, कि वहाँ पे सारी की सारी फैमिलीज़ जो है वो इन्वॉल्व हैं फार्म पे, उनकी ज़रूरत भी नहीं है लेकिन स्टिल दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग दैट दे आर वर्किंग, बट इकोनॉमिक लैंग्वेज में उसको समझा जाए, पढ़ा जाए तो वो अनएम्प्लॉयड ही हैं. सेकंड, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जहाँ पे टेम्प्ररी बेसिस पे जो है वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं. कई बार ऐसा होता है डिमांड कम हो जाती है, ठीक है, या प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग है ना वो सीजनल है. कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट होती है जहाँ पे पूरा साल जो है एक पर्सन के पास काम नहीं रहता, पूरा साल वो अनएम्प्लॉयड नहीं रहता, लेकिन हाँ कुछ टाइम पीरियड के लिए जो पर्सन है वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है, उसको कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट. ये
बेसिकली क्या होता है, देर आर नो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द विलेज फॉर ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर। पूरे साल जो है वहाँ पे काम नहीं रहता, कुछ टाइम के लिए जो है अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। सो व्हेन देयर इज़ नो वर्क टू डू ऑन द फार्म्स, पीपल गो टू अर्बन एरियाज़ एंड लुक फॉर जॉब्स। जो लोग हैं वो अर्बन एरियाज़ में जाते हैं और काम की तलाश करते हैं। देन ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट जो है ऑल्सो नोन एज विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट और ओवर्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच इंडिविजुअल्स हु आर एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट आर अनेबल टू फाइंड सूटेबल जॉब्स। मतलब जिन लोगों के पास जो है टैलेंट होता है, ठीक है, और वो जॉब्स देख रहे हैं लेकिन उनको काम मिलता नहीं है, डिस्पाइट देयर विलिंगनेस एंड रेडीनेस टू वर्क। मतलब उनकी इच्छा होती है काम करने की, उनकी विलिंगनेस होती है, वो तैयार होते हैं काम करने के लिए, बट स्टिल दे डू नॉट गेट द वर्क। सो इसको बोला जाता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसके बाद आता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, दिस इज़ कॉल्ड मनरेगा। ठीक है जी, मनरेगा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट था, ये बनाया गया था इन द ईयर 2005, जिसमें 100 डेज़ का जो काम है उसको गारंटी किया गया था कि हम हर वर्कर को जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनको 100 दिन का काम देंगे, हु वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, कि जो अपने आप को वॉलंटियर करेंगे, जो अपने मन से बोलेंगे कि हमने काम करना है, उनको हम काम देंगे। और मैनुअल वर्क जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा इस एक्ट के अंडर। ऐसा उस टाइम जो है उन्होंने डिसाइड किया था 100 दिन का काम होगा, अब ये 100 डेज से बढ़ा के 150 डेज़ का हो गया है। सो सिंस इंडिपेंडेंस द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट और क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। क्या है कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो काम मिल सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट में आ सकें। देन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स enterprises employ people and increase their output of goods and services leading to direct employment। मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, उनको एम्प्लॉय किया गया काम पे एंड इंक्रीज देयर आउटपुट ऑफ गुड्स, जो उनकी गुड्स और सर्विसेज की आउटपुट है उनको इंक्रीज़ करा गया, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। देन when the output of goods and services from government enterprises increases, then private enterprises that receive raw materials from the government enterprises will also raise their output। मतलब उनकी जो आउटपुट है गुड्स और सर्विसेज की वो बढ़ी। देन प्राइवेट एंटरप्राइजेज दैट रिसीव रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंटरप्राइज विल ऑल्सो रेज देयर आउटपुट। उन्होंने भी अपना आउटपुट बढ़ाया, प्राइवेट सेक्टर्स ने गवर्नमेंट से रॉ मटेरियल लिया और उससे उनका भी आउटपुट जो है वो बढ़ा। सो सब्सिक्वेंटली प्राइवेट एंटरप्राइजेज यूजिंग दीज आउटपुट्स आर इनडायरेक्टली बेनिफिटेड फ्रॉम द इंक्रीज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन। कि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं उन्होंने इस इनपुट आउटपुट को यूज़ किया फॉर द इंडायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन, जिससे उनका स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इससे जो है वो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बढ़ी इनडायरेक्टली इन द इकोनॉमी। देन मैनी प्रोग्राम्स दैट द गवर्नमेंट्स इम्प्लीमेंट, बहुत सारे प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करें, दे एम्ड एट एलिवेटिंग पॉवर्टी को एलिवेट करने के ऊपर फोकस था, और थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दे आर ऑल्सो नोन एज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स। इनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स भी कहा जाता है। ठीक, तो ये सारे जो हैं मतलब हमारा एम्प्लॉयमेंट का पार्ट था। देन 7th चैप्टर जो है हमारा सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सिंपल चैप्टर है, इसको देखते हैं। सो एनवायरनमेंट डेफिनेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले है एनवायरनमेंट। सो एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज द टोटल प्लानिटरी इनहेरिटेंस एंड द टोटलिटी ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। मतलब बेसिकली जो है जितना भी हमारे पास ग्रीनरी है, जितनी भी टोटल प्लानिटरी इनहेरिटेंस है हमारे पास, उन सब का टोटल होता है एनवायरनमेंट। सो इट इंक्लूड्स ऑल बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ईच अदर। मतलब ये सारे बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स को इंक्लूड करती हैं जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब एनवायरनमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले इट सप्लाइज रिसोर्सेज। बेसिकली जो है एनवायरनमेंट रिन्यूएबल हो या नॉन रिन्यूएबल हो, ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। इट एसिमिलेट्स वेस्ट, ये वेस्ट को एसिमिलेट करते हैं। ठीक है। देन इट सस्टेन्स लाइफ बाय प्रोवाइडिंग जेनेटिक एंड बायोडाइवर्सिटी। मतलब ये लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं बायोडाइवर्सिटी और जेनेटिक
प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये सबसे वाइटल फंक्शन है। देन इट ऑल्सो प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज लाइक सीनरी, मतलब ब्यूटी को भी ये प्रमोट करते हैं, मतलब सीनरी जो सीनिक व्यूज़ होते हैं ना, ये हमें वो प्रोवाइड करते हैं जिससे एक एस्थेटिक व्यू जो है लाइफ का मिलता है। रीन्यूएबल सोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको दोबारा से रिन्यू करा जा सकता है, और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको दोबारा से रिन्यू नहीं करा जा सकता। सो दोज दैट कैन बी यूज विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बिकमिंग डिप्लीटेड और एग्जॉस्टेड, मतलब कि वो सारे रिसोर्सेज जो बिना किसी पॉसिबिलिटी के मतलब बिना किसी डर के जो है जिनको डिप्लीट करा जा सकता है या एग्जॉस्ट करा जा सकता है, क्यों? क्योंकि इनको रिन्यू करा जा सकता है। सो कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ द रिसोर्स रिमेन्स अवेलेबल, जी कॉन्टीन्यूस सप्लाई जो होती है ना रिसोर्स की, वो हमेशा अवेलेबल रहती है। एग्जाम्पल्स ऑफ रीन्यूएबल सोर्सेज आर ट्रीज इन फॉरेस्ट, जंगलों में फॉरेस्ट जो हैं, ओशियंस में फ़िश और पानी, ये सारे के सारे रिन्यूएबल सोर्स हैं हमारे पास अवेलेबल। नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज जिनको वापस से रिन्यू नहीं करा जा सकता, जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे एक बार फिर ख़त्म, मतलब जिनका एक्सट्रैक्शन जो है वो एक्सट्रैक्शन मतलब जब हम इनको निकालते हैं तो इनको बार बार नहीं निकाला जा सकता, जैसे कि फ्यूल है, आयरन ओर है, ठीक है। द एनवायरनमेंट इज एबल टू परफॉर्म दीज फंक्शंस विदाउट एनी इंटरप्शन एज लॉन्ग एज द डिमांड ऑन दीज फंक्शन इज विद इन इट्स कैरिंग कैपेसिटी, मतलब कि जो एनवायरनमेंट है इज़ एबल टू परफॉर्म दीज फंक्शन विदाउट एनी इंटरप्शन, कि जो बिना किसी इंटरप्शन के ये जो एनवायरनमेंट है, मतलब एनवायरनमेंट जो होता है वो सारे के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एबल होता है, केपेबल होता है, एज लॉन्ग एज द डिमांड ऑन दीज फंक्शन इज़ विद इन कैरिंग कैपेसिटी, मतलब जो डिमांड होती है ना वो विद इन कैरिंग कैपेसिटी होती है। देन दिस इम्प्लाइज दैट द रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन इज़ नॉट अबव द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ द रिसोर्सेज, मतलब जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है इज़ नॉट अबव द रेट ऑफ रीजनरेशन, मतलब रीजनरेशन के जो रेट के ऊपर नहीं होते जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन होते हैं। मतलब कहने का ये कि हमारे पास जितना ज़्यादा मतलब जितना रिसोर्स अवेलेबल होता है उतना ही हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकता उससे। एंड द वेस्ट जनरेटेड आर विद इन द एसिमिलेटिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, कि जो वेस्ट जनरेट होती है वो एसिमिलेटिंग कैपेसिटी के अंदर ही होती है एनवायरनमेंट की, मतलब एनवायरनमेंट जो है उसको अपने में मिक्स कर लेता है या एसिमिलेट कर लेता है। व्हेन दिस इज़ नॉट सो द एनवायरनमेंट फेल्स टू परफॉर्म इट्स थर्ड एंड वाइटल फंक्शन ऑफ लाइफ सस्टेनेंस एंड दिस रिजल्ट्स इन एनवायरमेंटल क्राइसिस। अगर ऐसा नहीं होता, अगर हम ज़बरदस्ती करते हैं तो हम क्या करेंगे फिर उस कंडीशन में हमारे पास मटेरियल तो निकल नहीं रहा, लेकिन हम सोसाइटी को एनवायरनमेंट को जो है वो क्या कर रहे हैं, डिटीरियोरेट कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। देन मैनी रिसोर्सेज हैव बिकम एक्सटिंक्ट एंड द वेस्ट जनरेटेड आर बियॉन्ड द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो एक्सटिंक्ट होते हैं और जो वेस्ट जनरेट होता है वो एब्जॉर्प्टिव मतलब एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी से ज़्यादा होता है, मतलब इतना एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आर हाई, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है नेगेटिव एनवायरमेंटल की, उसका जो इम्पैक्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। सो द इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन of both renewable and non-renewable resources has exhausted some of these vital resources। जो इंटेंसिव या एक्सटेंसिव तरीका हम यूज़ करते हैं मतलब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो एग्जॉस्ट हो जाता है। एंड सम ऑफ दीज वाइटल रिसोर्सेज एंड वी आर कंपेल्ड टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट्स ऑन टेक्नोलॉजी, और हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, रिसर्च के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है ताकि हम नए नए रिसोर्सेज को जो है वो एक्सप्लोर कर सकें। सेकेंड पॉइंट, द डिक्लाइन इन एयर and water quality has resulted in an increased incidence of respiratory and waterborne diseases। मतलब जो पानी की और हवा की क्वालिटी जो है वो डिटीरियोरेट हो रही है, ख़राब हो रही है, उसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं या वाटरबॉर्न डिसीजेज हैं ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हैंस द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज़ ऑल्सो राइजिंग, जो एक्सपेंडिचर है हेल्थ के ऊपर वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। देन ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज सच एज ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू इंक्रीज फाइनेंशियल कमिटमेंट्स फॉर द गवर्नमेंट, कि ग्लोबल एनवायरमेंटल जो इश्यूज़ हैं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन डिप्लीशन है, इससे भी जो है वो हमारे जो गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको कंट्रोल करने पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। देन आर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम न्यू टू लास्ट 2 सेंचुरीज, क्या एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं पिछले 200 साल से
मतलब ऐसे ही हैं, ये प्रॉब्लम्स नहीं हैं. येस, बिकॉज द डिमांड फॉर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज एंड सर्विसेज वाज मच लेस देन इट्स सप्लाई इन द पास्ट. कि जो रिसोर्सेज की डिमांड थी ना, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज की डिमांड थी, वो बहुत कम थी एज़ कम्पेयर जितनी आज हैं. सो पोल्यूशन वॉज विद इन द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट. इतना का पोल्यूशन था, मतलब बहुत थोड़ा, जो कि एनवायरनमेंट जो है वो अपने आप में एब्जॉर्ब कर सके. द रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन वॉज लेस दैन द रेट ऑफ रीजनरेशन. जो रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन है या था वॉज लेस दैन द रेट ऑफ रीजनरेशन. कि एक्सट्रैक्शन कम थी, रीजनरेशन ज़्यादा थी, मतलब हम ज़्यादा रीजनरेट कर रहे थे और उस टाइम पे यूज़ कम था. बट with the population explosion, industrial revolution, the demand for resources for consumption as well as production went beyond the regenerative capacity. मतलब जैसे जैसे आबादी बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड बढ़ी, इंडस्ट्री बढ़ी, कंजम्पशन बढ़ी, और उससे हुआ क्या कि जो प्रोडक्शन है ना वो बढ़ गई रीजनरेटिव कैपेसिटी से. मतलब अब हम रीजनरेट कम कर पा रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन जो है रिसोर्सेज का वो ज़्यादा हो रहा था. एसिमिलेटिंग कैपेसिटी बढ़ी एंड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट की जो कैरिंग कैपेसिटी है दैट ऑल्सो हैज़ बीन इंक्रीज. सो टुडे वी आर फेसिंग अ रिवर्सल ऑफ सप्लाई. जो सप्लाई और डिमांड का रिवर्सल है, विद द डिमांड फॉर टू हाई देन द सप्लाई. ठीक है, सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है सप्लाई से, ड्यू टू ओवर यूज़ एंड एब्यूज़ ऑफ द एनवायरमेंटल रिसोर्सेज. की जो एनवायरमेंटल के रिसोर्सेज हैं, एनवायरमेंट के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका ओवर यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से जो डिमांड है दैट हैज़ बीन राइज. ठीक. देन द एनवायरमेंटल इश्यूज ऑफ वेस्ट जनरेशन एंड पोल्यूशन हैव बिकम क्रिटिकल टुडे. जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, वेस्ट जनरेशन है, पोल्यूशन है, वो बहुत ही क्रिटिकल हो चुका है. देन ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इज़ द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स लोअर एटमॉस्फेयर. आप लोगों ने चीज़ देखी होगी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है. एवरी डे इट इज़ इंक्रीजिंग. ग्रेजुअल इंक्रीज है, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन हर साल टेम्परेचर जो है पिछले साल से बढ़ जाता है. दैट इज़ कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज. मतलब ये इसका कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज इनटू एटमॉस्फेयर. मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज़ हो रही है ना एटमॉस्फेयर के अंदर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है. द एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन हैव इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली. जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं, मिथेन हैं, इनका यूज़ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये एसिमिलेट हो रही हैं एनवायरनमेंट में, और जिसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है. सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दीज गैसेस ट्रैप हीट कॉजिंग द प्लैनेट टू वार्म. ठीक है जी. ये गैसेस जो है ना ये हीट जनरेट करती हैं, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट जो है वो वार्म हो रहा है. द फैक्टर्स दैट मे बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग इंक्लूड, नंबर 1, बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. कि कोल की बर्निंग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उनका जो यूसेज है वो मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है. डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काटा जा रहा है. मिथेन गैस रिलीज इन एनिमल वेस्ट. जो मिथेन गैस है वो एनिमल वेस्ट में ज़्यादा रिलीज़ हो रही है. इंक्रीज्ड कैटल प्रोडक्शन, जो कैटल प्रोडक्शन है वो भी बढ़ गए. सो सम ऑफ द लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इंक्लूड, नंबर 1, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस विद द रिजल्टिंग राइज इन द सी लेवल एंड कोस्टल फ्लडिंग. कि जो पोलर आइस है विद अ रिजल्टिंग राइज इन सी लेवल, मतलब सी लेवल में उसका जो लेवल है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कोस्टल फ्लडिंग जो है वो हो रही है. डिसरप्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज डिपेंडेंट ऑन स्नो मेल्ट्स. की जो डिसरप्शन है ना ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज में, दैट हैज़ बीन डिपेंडेंट ऑन स्नो मेल्ट्स. की बर्फ़ें पिघलेंगी तो पानी आएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा. देन एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़ एज इकोलॉजिकल डिसअपियर्स. मतलब जो कुछ स्पीशीज़ थी वो डिसअपियर हो चुकी हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं. देन मोर फ्रीक्वेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स. मतलब जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा आम हो गए हैं. देन एन इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ ट्रॉपिकल डिसीज़. जो ट्रॉपिकल डिसीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं. क्योतो प्रोटोकॉल जो है ये एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट हुआ था ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए. वो साइंड इन द ईयर 1997. इसको कब साइन किया गया था? 1997 में. ओजोन डिप्लीशन. ओजोन डिप्लीशन इज़ द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर. की जो ओजोन डिप्लीशन है ना, ओजोन लेयर के थिन होने की वजह से ये हो रहा है.
which is a region of Earth's stratosphere that absorb most of the sun's ultraviolet radiation। ठीक है, जो अर्थ की बहुत सारी जो मतलब अर्थ पे मतलब ऐसी गैसेस रिलीज़ हो रही हैं जिससे हमारी स्किन को नुकसान हो रहा है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं। देन ओजोन डिप्लीशन इज कॉज्ड बाय हाई लेवल्स ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन कंपाउंड्स इन द स्ट्रेटोस्फीयर। जो ओजोन डिप्लीशन है ना, वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज लेवल ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमाइन कंपाउंड्स इन द स्ट्रेटोस्फीयर। The main sources of these compounds are chlorofluorocarbons and bromofluorocarbons, जिसको हेलोन्स कहते हैं, which are used in variety of products। वो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, थिन होती जा रही है, इंक्लूडिंग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड एरोसोल स्प्रेज। Then effects of ozone depletion. Number 1, it allows more ultraviolet rays radiation to reach Earth's surface। जो अर्थ का सरफेस है वहाँ पे जो अल्ट्रावायलेट रेज है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कैंसर इन ह्यूमंस में जो स्किन कैंसर है ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कि आज हर 7वां पर्सन जो है ना, हर 7th पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर। यही रीज़न है जिसकी वजह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं। एंड इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द इम्यून सिस्टम एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, कि जो यूवी रेडिएशंस हैं ये स्किन कैंसर कॉज करती हैं, जिसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम है लोगों का बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है और उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। यूवी रेडिएशन कैन ऑल्सो डैमेज क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर यील्ड्स। की जो यूवी रेज़ हैं, अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं, वो डैमेज कर रही हैं क्रॉप्स को, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल यील्ड जो है ना वो भी इम्पैक्ट हो रही है, इफ़ेक्ट हो रही है। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जिससे बैन किया गया प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ये 1987 में साइन किया गया था कि वो सारी चीज़ों की प्रोडक्शन बैन कर दी जाएंगी जिसमें ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाले जो सब्सटेंसेस हैं ना उनका यूज़ हो रहा हो। ये 1987 में साइन किया गया था। देन स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट। इंडिया हैज़ अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें रिच सॉइल है, वाटर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट कवर है। इंडिया हैज़ ए वैरायटी ऑफ सॉइल टाइप्स इंक्लूडिंग द फर्टाइल ब्लैक सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू विच इज़ सस्टेनेबल फॉर कॉटन कल्टिवेशन। मतलब कॉटन कल्टीवेशन के लिए जो यूज़ होती है उसके लिए सूटेबल है। वाटर रिसोर्सेज, इंडिया हैज़ हंड्रेड्स ऑफ रिवर्स एंड ट्राइब्यूटरीज एज वेल एज वास्ट स्ट्रेच ऑफ द इंडियन ओशियन। फॉरेस्ट कवर, इंडिया हैज़ लश ग्रीन फॉरेस्ट्स विच प्रोवाइड ग्रीन कवर फॉर इट्स पॉपुलेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ।